Hey everyone, I am Pawan Nagar and right now I am doing MBBS internship. Today is my 12-hour posting in casualty and according to my casualty roster, my today's posting time is evening 8 p.m. to morning 8 p.m. एंड इवनिंग 8 PM से मेरी पोस्टिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिनर करके ही पोस्टिंग जाया जाए। एंड आज के डिनर के अंदर मैं बनाने वाला हूँ लेडी फिंगर सब्जी, तवा रोटी एंड आमरस। एंड लेडी फिंगर सब्जी इज माई वन ऑफ फेवरेट सब्जी। और अब मैं आपसे लेडी फिंगर सब्जी के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेता हूँ। एंड सबसे पहले मैंने एक यूटेंसिल लिया जिसके अंदर मैं सब्जी बनाने वाला हूँ। देन मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून जीरा लिया, हींग, 2 स्मॉल साइज ओनियन, 4 ग्रीन चिली, गार्लिक, हाफ टी स्पून टर्मरिक, ब्लैक पेपर, 500 ग्राम लेडी फिंगर एंड लास्ट एंड फाइनल कोरिएंडर। एंड जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने लेडी फिंगर सब्जी के इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, मैं उसी सीक्वेंस के अंदर ऑल इंग्रेडिएंट्स को यूज करूंगा। मतलब कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूटेंसिल को गैस के ऊपर रखूंगा, देन इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डालूंगा। एंड जब मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर जीरा डालूंगा। जीरा डालने के बाद मैं क्या डालूंगा, इसके अंदर हींग। एंड हींग डालने के बाद मैं इसके अंदर चॉप किए हुए ओनियन को ऐड करूंगा। उसके बाद मैं 10 सेकंड तक पूरे के पूरे मिक्सचर को अच्छे से फ्राई करूंगा। एंड ओनियन डालने के बाद मैं क्या ऐड करूंगा, ग्रीन चिली। देन उसके बाद मैं इसके अंदर गार्लिक ऐड करूंगा। एंड गार्लिक के बाद क्या डालूंगा, हाफ टी स्पून टर्मरिक। देन वापस वही नियर अबाउट 10 सेकंड तक ऑल मिक्सचर को अच्छे से फ्राई करूंगा। एंड टर्मरिक डालने के बाद मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा, ब्लैक पेपर पाउडर। मतलब कि सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्लैक पेपर को अच्छे से क्रश किया। एंड देन क्रश करने के बाद ब्लैक पेपर पाउडर को कहाँ डाल दिया, सब्जी के अंदर। एंड वापस वही नियर अबाउट मुझे इसे 10 to 20 सेकंड तक अच्छे से फ्राई करना है। एंड जब सारा अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसके बाद मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा, लेडी फिंगर। एंड लेडी फिंगर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगा ताकि जो ऑयल है वो लेडी फिंगर के चारों तरफ अच्छे से लग जाए और फिर जो लेडी फिंगर है वो अच्छे से फ्राई हो। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर हाफ टी स्पून टेबल साल्ट ऐड करूंगा और फिर वही वापस अच्छे से मिक्स करूंगा। एंड देन फिर सारे की सारी सब्जी को, लेडी फिंगर सब्जी को मैं प्लेट से कवर कर दूंगा और फिर इसे स्लो फ्लेम के अंदर फ्राई करूंगा। एंड आफ्टर 5 मिनट मैं प्लेट को हटाकर देखूंगा कि जो लेडी फिंगर की सब्जी है वो अच्छे से फ्राई हुई या नहीं हुई। एंड देन इसी के साथ मैं क्या ऐड करूंगा, इसके अंदर कोरिएंडर। मतलब कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोरिएंडर लूंगा, उसको फिर अच्छे से क्रश करूंगा। एंड देन क्रश करने के बाद उस कोरिएंडर को मैं कहाँ ऐड कर दूंगा, सब्जी के अंदर। एंड कोरिएंडर डालने के बाद मैंने सब्जी को अच्छे से मिक्स किया। एंड देन सब्जी को कवर करके नियर अबाउट 2 मिनट तक वापस से फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। एंड आफ्टर 2 मिनट जब मैंने सब्जी को वापस चेक किया तो जो भिंडी की सब्जी थी वो बनकर एकदम रेडी हो गई थी। ओके। एंड जब भी आप अपने घर पर या बोल दीजिए हॉस्टल रूम के अंदर भिंडी की सब्जी बनाओ तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो ड्राई कोरिएंडर है उसे सबसे लास्ट में ऐड करना होता है। मतलब कि आपको लगा कि अब सब्जी में 1 मिनट बाकी है, मतलब कि 1 मिनट बाद सब्जी बन जाएगी, तो बिफोर 1 मिनट आपको क्या करना है, ड्राई कोरिएंडर को ऐड करके उसे सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। एंड देखिए जो ड्राई कोरिएंडर है ना, इससे भिंडी की सब्जी में एक बहुत ही तगड़ा फ्लेवर आता है। मतलब कि जब भी आप भिंडी की सब्जी को टेस्ट करोगे ना तो आपको एकदम स्पाइसी और क्रंची लगेगी। ओके। एंड अब मैं बनाने वाला हूँ तवा रोटी। और तवा रोटी बनाना बहुत ही सिंपल है। एंड इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक प्लेट ली एंड उस प्लेट के अंदर व्हीट फ्लोर डाला। उसके बाद व्हीट फ्लोर के अंदर हल्का सा टेबल साल्ट ऐड किया। एंड देन उस टेबल साल्ट को व्हीट फ्लोर के अंदर अच्छे से मिक्स किया। एंड मिक्स करने के बाद मैंने उस व्हीट फ्लोर के अंदर वाटर ऐड किया। एंड देन फिर डो तैयार किया। एंड जब डो अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई एंड देन रोटियां सेकी। ओवरऑल 5 to 10 मिनट के अंदर तवा रोटी बनकर एकदम रेडी हो गई। एंड मुझे भिंडी की सब्जी बनाते हुए और तवा रोटी बनाते हुए नियर अबाउट 30 मिनट हो गए हैं। एंड ड्यूरिंग दिस 30 मिनट मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कि मुझे स्वेटिंग आ रही थी। तो सबसे पहले मैंने एसी ऑन किया एंड अपनी बॉडी को थोड़ा ठंडा किया। एंड जब मेरे बॉडी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो गया तो मैंने फिर आमरस को बनाना स्टार्ट किया। एंड आमरस बनाने के लिए मैंने दशहरी आम लिए। देखिए मैंगो की बहुत सी वैरायटी आती है, आपको पता होगा, तोतापुरी, दशहरी, बादामी। तो कौन से आम का आमरस बनता है, दशहरी आम का, आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे।
तो सबसे पहले मैंने दशहरी आम को अच्छे से पिलपिला किया हाथ से। देन पिलपिला करने के बाद मैंने एक बाउल के अंदर उस पूरे मैंगो को अच्छे से निचोड़ा। एंड दशहरी मैंगो को बाउल के अंदर अच्छे से निचोड़ने के बाद मैंने उस बाउल के अंदर हाफ टी स्पून शुगर ऐड की। एंड देन फिर उसके अंदर हल्का सा वाटर ऐड किया। एंड देन फिर मैंने सारे के सारे कंटेंट को मतलब कि आम रस को अच्छे से मिक्स किया। ओवरऑल नियर अबाउट 5 to 6 मिनट के अंदर जो आम रस है वो बनकर एकदम रेडी हो गया। एंड उसके बाद जब मैंने भिंडी की सब्जी को तवा रोटी के साथ टेस्ट किया तो जो भिंडी की सब्जी थी वो एकदम क्रंची और टेस्टी थी। और जैसा मैंने बताया कि जो कोरिएंडर है ना उससे जो सब्जी का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो गया। एंड इसके बाद जब मैंने आम रस को टेस्ट किया ना तो जो आम रस का टेस्ट था वो बहुत ही लाजवाब था। मतलब कि लेडी फिंगर सब्जी, तवा रोटी और आम रस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है। आप भी इन तीनों को एक बार ज़रूर ट्राई करना। आफ्टर ऑल डिनर फिनिश करने के बाद मैंने अपना बैकपैक एंड स्टेथोस्कोप लिया एंड मैं पहुंच गया इमरजेंसी। एंड इमरजेंसी के अंदर फ्यू स्टेप्स वॉक करने के बाद मैं पहुंच गया ग्रीन जोन के अंदर। एंड जो इमरजेंसी है ना इसे जोन वाइज डिवाइड किया हुआ है, मतलब कि ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन। एंड अब आप बोलेंगे कि सर इनका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर। मतलब कि कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, ट्राइएज। एंड ट्राइएज का मतलब क्या होता है कि आपको पेशेंट को सीवियरिटी के बेस पे ट्रीट करना है। मतलब कि जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस है उसे पहले ट्रीट करना है और जो पेशेंट कम सीरियस है उसे बाद में ट्रीट करना है। मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट ट्रीटेड, मतलब कि जो पेशेंट पहले आएगा उसका ट्रीटमेंट पहले होगा। ये वाली चीज़ ट्रायज के अंदर अप्लाई नहीं होती है। सीवियरिटी के बेस पे हम ट्रायज के अंदर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। एंड ट्रायज टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। और एग्जांपल क्या है, एक बस का। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि किसी बस का एक्सीडेंट हो गया। एंड कॉमन सी बात है, मतलब कि अगर बस का एक्सीडेंट हुआ है तो नियर अबाउट 10 to 15% कॉमनली इंजर्ड हुए होंगे। एंड अब आप सोचिए कि वो 15 पेशेंट कहाँ आ गए, इमरजेंसी के अंदर। और अब आप कुछ सोचिए कि 15% एक साथ आ गए तो हम उन्हें एक साथ ट्रीट तो नहीं कर सकते हैं। तो इन दिस कंडीशन मतलब कि मास कैजुअलिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आ जाते हैं, तो हमें इस कंडीशन के अंदर ट्रायज करना पड़ता है। मतलब कि हम सारे पेशेंट को सीवियरिटी के बेस पे डिवाइड कर देंगे कि कौन सा पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, कौन सा पेशेंट कम सीरियस है। एंड जो ये 15 पेशेंट हैं ये इमरजेंसी आए। एंड इमरजेंसी आने के बाद आपने क्या किया, सारे पेशेंट्स का वाइटल लिया, मतलब कि ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और SpO2। एंड इसी के साथ सारे पेशेंट का आपने ABCD भी देखा। ABCD मतलब एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी। ओवरऑल वाइटल्स और ABCD देखने के बाद जिन पेशेंट्स के वाइटल अनस्टेबल है और जिन पेशेंट्स का एयरवे क्लियर नहीं है, मतलब कि दीज आर सीरियस पेशेंट, ये मोस्ट सीरियस पेशेंट हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम कहाँ सेंड कर देंगे, रेड जोन के अंदर। रेड जोन मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी पेशेंट है, दिस इज वेरी वेरी सीरियस पेशेंट, पेशेंट के वाइटल अनस्टेबल है, पेशेंट का एयरवे यानी कि ABCD ये भी सही नहीं है। तो ओवरऑल हमने इन सभी पेशेंट को कहाँ भेज दिया, मतलब सीरियस पेशेंट को कहाँ भेज दिया, रेड जोन के अंदर। एंड इसी के साथ इन 15 पेशेंट्स में से कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनके बॉडी पर ओनली एब्रेजन्स होंगे, या फिर कहीं हल्का सा कट लग गया तो उनकी सूचरिंग होनी होगी। ओवरऑल जिन पेशेंट की ड्रेसिंग होनी है, जिन पेशेंट की सूचरिंग होनी है, उन्हें हम कहाँ पर रखेंगे, ग्रीन जोन के अंदर। कॉमन सी बात है, ग्रीन जोन मतलब कि अगर पेशेंट के ट्रीटमेंट में 1-2 घंटे का डिले भी हो गया तो काम चल जाएगा, पेशेंट को कुछ नहीं होगा, एकदम स्टेबल पेशेंट है, पेशेंट के वाइटल एकदम स्टेबल है और पेशेंट का जो ABCD है वो भी एकदम सही है। मतलब कि स्टेबल वाइटल वाले पेशेंट और जिनका ABCD नॉर्मल है, ऐसे पेशेंट को हम कहाँ रखेंगे, ग्रीन जोन के अंदर। एंड इन दोनों के अलावा मतलब कि रेड जोन पेशेंट हमने अलग निकाल दिए, ग्रीन जोन वाले पेशेंट हमने अलग निकाल दिए, तो इन दोनों के अलावा जो भी पेशेंट बचते हैं उन्हें हम कहाँ सेंड करेंगे, येलो जोन के अंदर। ओके, तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन इनका मतलब क्या होता है, और ट्राइज इसके अंदर हम ये सारा का सारा पढ़ते हैं। एंड जब आप SPM की बुक के अंदर ट्राइज टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप एक और जोन पढ़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक जोन। मतलब कि वहाँ पर टोटल 4 जोन है किसके अंदर, ट्राइज के अंदर। नंबर फर्स्ट कौन सा है, रेड जोन, देन येलो, देन ग्रीन एंड लास्ट एंड फाइनल ब्लैक जोन।
एंड ब्लैक जोन इसका मतलब क्या होता है, डेड पेशेंट। मतलब कि ड्यूरिंग एक्सीडेंट किसी पेशेंट की डेथ हो गई और डेड पेशेंट को ही इमरजेंसी के अंदर लाया गया है, तो ये क्या हो गया, ब्रोट डेड पेशेंट। मतलब कि डेड पेशेंट को ही इमरजेंसी लाया गया है, तो हो गया ना ब्रोट। ओके, या फिर बोल दीजिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किसी पेशेंट की डेथ हो गई, तो जितने भी डेड पेशेंट होते हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं, ब्लैक जोन के अंदर। ओके, तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि ट्रायज क्या होता है। एंड मैं आपसे वीडियो के अंदर बात कर रहा था इमरजेंसी की। मतलब कि मैं इमरजेंसी के अंदर आया, देन वहाँ पर फ्यू स्टेप्स चला और मैं कहाँ पहुँच गया, ग्रीन जोन के अंदर। एंड जैसे ही मैं ग्रीन जोन के अंदर पहुँचा तो सबसे पहले मैं गया कैजुअल्टी इंटर्न की सीट के ऊपर। एंड अगर आपकी कैजुअल्टी के अंदर पोस्टिंग लगी हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो कैजुअल्टी इंटर्न होता है ना, उसकी एक स्पेशल सीट होती है। और जो भी पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आता है तो वो पेशेंट सबसे पहले कैजुअल्टी इंटर्न के पास आएगा। एंड जो कैजुअल्टी इंटर्न होता है वो उस पेशेंट के वाइटल लेता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एंड SpO2। एंड वाइटल लेने के बाद पेशेंट से उसकी कंप्लेन पूछ के उसका जो पर्चा होता है प्रिस्क्रिप्शन वाला उसे प्रिपेयर करता है। एंड वाइटल्स एंड पेशेंट की चीफ कंप्लेन होने के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन वाला पर्चा है उसे सीनियर डॉक्टर को ट्रांसफ़र कर देता है। और जब मैं इवनिंग 8 PM पर कैजुअल्टी की पोस्टिंग के लिए इमरजेंसी के अंदर गया ना, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा पेशेंट लोड नहीं था। मतलब कि ज़्यादा पेशेंट कैजुअल्टी के अंदर यानी कि इमरजेंसी के अंदर नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई दिए जाए एंड जो एनमेडर के एनालिटिक्स हैं उसे देखा जाए। और जब मैं आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई दे रहा था तो जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है उसके कमेंट पढ़कर मुझे पता लगा कि मेरे 2 बैचमेट्स ने इस वाली वीडियो पर कमेंट कर रखे थे। एंड इनमें से मेरा पहला बैचमेट है अर्पित गुप्ता। एंड अर्पित गुप्ता ये मेरा MBBS सेकेंड ईयर और MBBS थर्ड ईयर के अंदर रूममेट था। एंड देन फिर MBBS फाइनल ईयर के अंदर हमें सेपरेट रूम मिल गए थे। और मेरा सेकंड बैचमेट है रोहित प्रताप सिंह। और इसी के साथ बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारे कुकिंग व्लॉग के ऊपर भी कमेंट कर रखे थे कि सर जो आपके कुकिंग व्लॉग है वो बहुत ही अच्छे हैं। एंड हमने इनसे मोटिवेट होकर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है हॉस्टल के अंदर। एंड इसके बाद मैंने एनमेडर यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स को देखा कि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनमें ट्रैफिक कितना आ रहा है। तो एनालिटिक्स देखने के बाद मुझे पता लगा कि हमारी जो लेटेस्ट की 2 वीडियोज़ है, मतलब कि माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज ए सर्जन एंड माय फर्स्ट सैलरी, इन दोनों वीडियोज़ के ऊपर आप सभी का मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाई दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एनमेडर। एंड जो ये सपोर्ट है इसे आप आगे भी दिखाते रहिए ताकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपके लिए लाते रहें। एंड नियर अबाउट 2 AM पर मैं अपने सीनियर्स के साथ कैजुअल्टी का राउंड ले रहा था कि यहाँ पर कितने पेशेंट एडमिट है, कितने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट लग चुका है और कौन से पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। तो ड्यूरिंग राउंड मैंने 3 पेशेंट ऐसे देखे जिनसे मैंने बात की। मतलब कि मैंने पेशेंट की कंप्लेन पूछी, पेशेंट को क्या क्या दिक्कत है, पेशेंट की मैंने इन्वेस्टिगेशन चेक की, तो मेरी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। एंड इन 3 पेशेंट्स में से नंबर फर्स्ट पेशेंट एक दादाजी थे। और जब मैंने दादाजी से बात की, मतलब कि पेशेंट की हिस्ट्री ली, तो ड्यूरिंग हिस्ट्री मुझे 4 बातें पता लगी। एंड इन 4 पॉइंट्स में से नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो पेशेंट है इसकी एज मोर देन 65 ईयर है और जेंडर क्या है, मेल। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो पेशेंट है इसकी चीफ कंप्लेन क्या थी कि डॉक्टर साहब मेरा जो राइट फुट है ना उस पर मुझे सीवियर पेन हो रहा है। ओके, तो सेकंड कंप्लेन क्या हो गई, सीवियर पेन ऑन राइट फुट। एंड पेशेंट की थर्ड कंप्लेन क्या थी कि डॉक्टर साहब मेरे इस राइट फुट में जहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर जब भी हाथ लगाता हूँ ना तो मुझे ये मेरा पूरा का पूरा राइट फुट एकदम ठंडा दिखाई देता है, मुझे कोल्ड फील होता है। एंड जब मैं इस हाथ को अपने लेग पे लगाता हूँ या फिर बोल दीजिए थाई पे लगाता हूँ तो मुझे मेरी लेग और थाई, जो राइट साइड का लेग और थाई है, वो गर्म फील होते हैं, हॉट फील होते हैं। मतलब कि क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, एंड उसी के साथ थर्ड पॉइंट के अंदर पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब मेरा जो राइट फुट है उसका कलर चेंज हो गया, मुझे काला काला दिखाई दे रहा है। ओके, एंड जो थर्ड पॉइंट है इसे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। और थर्ड पॉइंट के अंदर पेशेंट ने क्या बोला था कि डॉक्टर साहब मेरा जो राइट फुट है ना जहाँ पर मुझे दर्द हो रहा है तो वो मुझे ठंडा लग रहा है। मतलब कि जब भी मैं वहाँ पर हाथ लगाता हूँ तो मुझे मेरा राइट फुट ठंडा दिखाई देता है। और जब मैं अपने हाथ को राइट लेग पे या पर बोल दीजिए राइट थाई पे लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे गर्म फील होता है।
ओवरऑल जहाँ पे दर्द है उसका कलर ब्लैक है और वह मुझे ठंडा फील हो रहा है, और अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर मुझे कुछ टेम्परेचर फील हो रहा है। और लास्ट एंड फाइनल मतलब कि नंबर 4 पॉइंट क्या था कि जो ये पेशेंट है दिस इज क्रोनिक बीड़ी स्मोकर। अरे यार सुट्टा फूकता था। ओके, बीड़ी मतलब दिस इज टोबैको, कॉमन सी बात है भाई। तो ओवरऑल मैंने आपको इस 65 ईयर ओल्ड मेल से रिलेटेड 4 पॉइंट बताए। एंड अब आप सभी स्टूडेंट अपनी डायग्नोसिस बनाइए कि बताओ इस पेशेंट को क्या हो सकता है। एंड जब आप थोड़ा बुक्स को पढ़ेंगे, थोड़ा गूगल करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इस पेशेंट को क्या है, बर्गर डिजीज़। ओके, देखिए बर्गर दो होते हैं, एक क्या होता है BUERGER बर्गर डिजीज, और एक कौन सी होती है BERGER बर्गर डिजीज। ओवरऑल दोनों के अंदर ओनली यू का डिफरेंस है। ओके, एक के अंदर यू प्रेजेंट है, एक के अंदर यू एब्सेंट है। तो ओवरऑल जिस डिजीज़ की बात मैं इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ वो कौन सी है, यू वाली, मतलब कि जिस बर्गर के अंदर यू है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड बर्गर डिजीज इसका अनदर नेम क्या है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस, TAO। और देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट पीजी के अंदर बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है। एंड सेकेंड डिजीज कौन सी है, बर्गर डिजीज, BERGER बर्गर डिजीज। एंड इसका अनदर नेम क्या है, IgA नेफ्रोपैथी। ओके, ओवरऑल नेफ्रोपैथी है मतलब दिस इज रिलेटेड टू किडनी, कॉमन सी बात है भाई। ओके, एंड अब मैं इन दोनों को याद करने का सिंपल वे बता देता हूँ कि आप इन दोनों को कैसे याद करें। तो देखिए आप फास्ट फूड के अंदर क्या खाते हो, बर्गर। अरे यार पिज्ज़ा बर्गर खाते हो ना, तो जो खाने वाला बर्गर है ना वो किससे रिलेटेड है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, मतलब कि थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस TAO, इसका मतलब क्या है, खाने वाला बर्गर। ओके, आ रहा ना यार, BURGER यही तो लिखते हो। तो बर्गर, खाने वाला बर्गर, दिस इज रिलेटेड टू थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस। और दूसरा क्या है, BERGER। एंड आप पढ़ते हो ना एशियन पेंट, नेरोलेक पेंट। ओके, और एक कौन सा पेंट होता है, बेरगर पेंट, BERGER, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ओवरऑल बेरगर पेंट इसका मतलब क्या है, IgA नेफ्रोपैथी, मतलब कि बेरगर पेंट का जो बेरगर है उसके बाद आपको डिजीज वर्ड ऐड करना है, तो क्या बन गया, बेरगर डिजीज यानी कि IgA नेफ्रोपैथी। ओके, एंड इसे आप कहाँ पढ़ते हो, किडनी के अंदर। ओके, पैथोलॉजी के अंदर आपको मिल जाएगा। और अब मैं आपसे बात करता हूँ पेशेंट नंबर 2 की। और जो पेशेंट नंबर 2 है दिस इज RTA पेशेंट, मतलब कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला पेशेंट। एंड ड्यूरिंग RTA क्या हुआ, पेशेंट का फीमर बोन का फ्रैक्चर हो गया, आपको भी एक्सरे दिखाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर। एंड कॉमन सी बात है भाई, फीमर बोन का फ्रैक्चर हो गया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पेशेंट को स्टेबल करना है। मतलब कि जिस भी फीमर बोन के अंदर फ्रैक्चर हुआ है अगर हम उसे ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पेशेंट का जो फ्रैक्चर वाला पार्ट है, जो फीमर बोन है, इसे स्टेबल करना है। एंड फीमर बोन को स्टेबल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्प्लिंट का, मतलब कि मेनली हम 2 स्प्लिंट यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा होगा, थॉमस स्प्लिंट। नंबर सेकंड कौन सा होगा, BB स्प्लिंट, मतलब कि बोहलर ब्रून स्प्लिंट। और इन दोनों का जो नाम है वो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। एंड जो थॉमस स्प्लिंट है इसकी स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होती है, आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। एंड थॉमस स्प्लिंट के अंदर कोई भी पुली नहीं होती है। अरे यार कुएं से हम पानी खींचते हैं ना, वेल कुआं होता है गाँव के अंदर, तो वहाँ से हम पानी खींचते हैं तो उसके ऊपर क्या होती है, पुली होती है। तो ओवरऑल थॉमस स्प्लिंट के अंदर कोई भी पुली नहीं होती है। एंड सेकंड स्प्लिंट कौन सा है, BB स्प्लिंट। ओके, एंड जो BB स्प्लिंट है इसके अंदर आपको पुली दिखाई दे रही होगी। ओवरऑल इन दोनों स्प्लिंट का आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए, इन दोनों स्प्लिंट को पेशेंट पे कैसे लगाते हैं वो आपको आना चाहिए। एंड इन दोनों स्प्लिंट को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लोअर लिम्ब को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब कि फीमर बोन फ्रैक्चर के अंदर। एंड अब मैं आपसे पेशेंट नंबर 3 की बात करता हूँ। एंड दिस इज़ द पेशेंट ऑफ लंग कार्सिनोमा। एंड जब मैंने इस पेशेंट से थोड़ी बातचीत की, मतलब कि पेशेंट की हिस्ट्री ली, तो मुझे पता लगा कि दिस इज़ द पेशेंट ऑफ लंग कार्सिनोमा। एंड लंग कार्सिनोमा के भी अंदर कौन सा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और जब मैंने इस पेशेंट की फिंगर्स को देखा, मतलब कि डिस्टल फेलिंग्स को देखा, तो देखिए बोथ हैंड के डिस्टल फेलिंग्स, मतलब कि जहाँ पर नाखून होते हैं, नेल होते हैं, वो स्वेल हुए पड़े थे, मतलब बड़े बड़े हो रहे थे। एंड इन्हें हम मेडिकल टर्म के अंदर क्या बोलते हैं, क्लबिंग। और देखिए क्लबिंग दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर मेडिकल स्टूडेंट को आना चाहिए। तो देखिए मैं आपको क्लबिंग से रिलेटेड 5 चीज़ें यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो के बाद आपको क्लबिंग से रिलेटेड ये 5 चीज़ें ज़रूर पढ़नी है।
एंड इन 5 चीज़ों में से 5 पॉइंट्स में से नंबर फर्स्ट क्या है कि क्लबिंग ये होती क्या है। नंबर सेकंड, क्लबिंग की ग्रेडिंग आप पढ़ते हो 4 ग्रेड। एंड जब आप ग्रेडिंग पढ़ोगे तो इसके अंदर आप पढ़ते हो पैरेट बीक अपीरियंस, ड्रम स्टिक अपीरियंस, ओके। तो ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, क्लबिंग की ग्रेडिंग के अंदर। एंड नंबर थर्ड पॉइंट क्या पढ़ना है, लोवी बोन्ड एंगल। देखिए जो नाखून और स्किन होता है इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, लोवी बोन्ड एंगल। एंड नॉर्मली ये एंगल 180 डिग्री से कम होता है। एंड अगर जो ये एंगल है, लोवी बोन्ड एंगल है, अगर ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो ऑफ कोर्स इसे क्या बोलेंगे, क्लबिंग बोलेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, लोवी बोन्ड एंगल। एंड नंबर 4 पॉइंट क्या है, केम रोथ साइन। एंड अब मैं आपसे बात करता हूँ नंबर 5th पॉइंट की, यानी कि हाउ टू एग्जामाइन क्लबिंग। मतलब कि कोई पेशेंट आपके पास आया और आपको उस पेशेंट की फिंगर देखकर यानी कि नेल बेड देखकर लग रहा है कि इस पेशेंट को क्या है, क्लबिंग है। तो आप उस पेशेंट के अंदर क्लबिंग को कैसा एग्जामाइन करते हैं ये आपको आना चाहिए। एंड जब आप क्लबिंग की एग्जामिनेशन पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक होता है फ्लक्चुएशन टेस्ट। मतलब कि अज्यूम कीजिए कि ये किसका हाथ है, पेशेंट का हाथ है, और ये किसका हाथ है, डॉक्टर का हाथ है। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, पेशेंट की एक फिंगर ऐसे करेंगे एंड देन उसके बाद फिंगर को ऐसे पकड़ते हैं, ओके। तो इस तरह से हम फ्लक्चुएशन टेस्ट के थ्रू क्लबिंग को एग्जामाइन करते हैं। तो ओवरऑल पढ़ लेना क्या, हाउ टू एग्जामाइन क्लबिंग। एंड इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, फ्लक्चुएशन टेस्ट। मतलब कि हम पेशेंट की फिंगर को ऐसे देख के यहाँ पे नेल बेड पर फ्लक्चुएशन देखते हैं, ओके। एंड मॉर्निंग के नियर अबाउट 4 AM पर एक RTA का केस आया। और जब मैं इस पेशेंट के पास पेशेंट के वाइटल लेने गया तो मुझे इस पेशेंट से रिलेटेड 4 पॉइंट पता चले। एंड इन 4 पॉइंट्स में से नंबर फर्स्ट पॉइंट था कि जो ये पेशेंट है इसका लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट एंकल सीवियर इंजर्ड था। नंबर सेकंड पॉइंट था कि इस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। नंबर थर्ड पॉइंट, ओपन बोन फ्रैक्चर। मतलब कि पेशेंट की जिस बोन का फ्रैक्चर हुआ था ना, तो वो फ्रैक्चर्ड बोन मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रही थी। और आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे कि जो पेशेंट है इसकी टीबिया मतलब लेफ़्ट साइड की टीबिया और फिबुला उनका लोअर एंड बहुत ही बेडली यानी कि सीवियर इंजर्ड है। उसी के साथ पेशेंट को एंकल इंजरी भी है। एंड आपको जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो एकदम दिखाई दे रही होगी। और वही अगर फ्रैक्चर्ड बोन दिखाई दे रही है तो क्या है, ओपन बोन फ्रैक्चर। एंड लास्ट एंड फाइनल मतलब कि नंबर 4 पॉइंट कि इस पेशेंट को वेस्कुलर इंजरी भी थी। अरे कॉमन सी बात है भाई, आप वीडियो में देखिए कि पेशेंट का लोअर लेग जो लेफ्ट साइड का लेग है वो टोटली इंजर्ड हो गया। मतलब कि एंटीरियर टीबल आर्टरी, पोस्टीरियर टीबल आर्टरी, जो पेरोनियल आर्टरी है, ये सारी की सारी एकदम बेडली इंजर्ड थी। ओवरऑल क्या थी, वेस्कुलर इंजरी। और इसी वजह से क्या हो रहा था, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही थी, ओके। एंड अब आप अपने माइंड के अंदर सोचिए कि इस पेशेंट को ओपन बोन फ्रैक्चर है, इस पेशेंट को वेस्कुलर इंजरी भी है। तो ओवरऑल मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, गुस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन। मतलब कि आप ऑर्थोपेडिक्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हो जिसका नाम क्या है, ओपन बोन फ्रैक्चर। ओपन बोन फ्रैक्चर मतलब कि जिस बोन का फ्रैक्चर हुआ है वो बोन डॉक्टर को अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, जैसा कि इस केस में हो रहा है। अरे यार, पेशेंट की जो टीबिया और फिबुला है उसे आप एकदम देख सकते हो, वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो ओवरऑल टॉपिक का नाम क्या हुआ, ओपन बोन फ्रैक्चर। एंड ओपन बोन फ्रैक्चर इस टॉपिक के अंदर आप एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हो जिसका नाम क्या है, गुस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन। एंड इसके 3 टाइप होते हैं। मतलब कि गुस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एंड टाइप 3 को भी हम 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। मतलब कि थर्ड ए, थर्ड बी और थर्ड सी। एंड इस पेशेंट को कौन सा वाला है, गुस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन थर्ड सी। थर्ड सी के अंदर क्या आता है, वेस्कुलर इंजरी। मतलब कि पेशेंट को ओपन बोन फ्रैक्चर प्लस वेस्कुलर इंजरी है। तो इसे हम कौन से टाइप वाले गुस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन के अंदर रखेंगे, टाइप 3C गुस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन। तो ओवरऑल इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ऑर्थोपेडिक्स की बुक खोलनी है एंड उसके अंदर ओपन बोन फ्रैक्चर वाला टॉपिक ओपन करना है और उसके अंदर गुस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एंड अगर आप इस वीडियो के जस्ट बाद पढ़ लोगे तो आपकी सारी की सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी और आपका एक और टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओके। आफ्टर ऑल मॉर्निंग 8 AM पर मेरी कैजुअलिटी की पोस्टिंग फिनिश हुई। एंड कैजुअलिटी की पोस्टिंग फिनिश करने के बाद मैं अपने हॉस्टल आया और हॉस्टल आने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट के अंदर पोहा और चाय बनाने का डिसाइड किया। एंड इसके लिए सबसे पहले मैंने पोहे को पानी से यानी कि वाटर से अच्छे से वॉश किया। एंड वॉश करने के बाद मैं चला गया नहाने।
एंड आफ्टर सम टाइम जब मैं नहाकर रूम के अंदर आया तो मैंने सबसे पहले पोहे बनाए एंड उसके बाद मैंने चाय बनाई एंड देन फिर मैंने पोहे और चाय का नाश्ता किया। एंड जब मैं पोस्टिंग से आ रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। ओवरऑल जल्दी से मैंने पोहे और चाय के नाश्ते को फिनिश किया एंड इसके बाद मैं चला गया सोने। और आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।